प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल के ई क्लासरूम कार्यक्रम में स्वागत है। डिस्टेंस लर्निंग के तहत हम लोग इन दिनों पाठ्यक्रम आधारित व्याख्यानों की श्रृंखला में स्नातक हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल पाठों पर बातचीत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज से हम लोग हिंदी नाटक का विकास पर बातचीत करेंगे। नाटक और निबंध बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का दूसरा प्रश्न पत्र है। ये उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, ऐसी संभावना है। दूसरे प्रश्न पत्र की चौथी इकाई में हिंदी नाटक और निबंध का इतिहास दिया गया है। इसी इकाई से हम आज के पाठ को जोड़कर पढ़ेंगे। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल 12 में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम हिंदी नाटक का विकास, उसका उद्गम, संस्कृत नाटक, ऐसे अनेक विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो पाठ है वो भारतीय नाटक की परंपरा है। हम जानते हैं कि जो नाटक है उसका हमारे जीवन से एक महत्वपूर्ण संबंध रहा है और लोक शिक्षण में और लोगों के मनोरंजन में नाटक एक लोक माध्यम के रूप में प्रचलित रहा है। हमारे यहाँ गांव में जब टेलीविज़न नहीं आया था, आधुनिक मनोरंजन के साधन नहीं थे, उस समय गांव में रामलीलाएँ, रास लीलाएँ और देव जी और अन्य जो लोक देवता है उनकी फड़ें आयोजित होती थी। तो वो एक तरह से लोक कलाएँ थी। उन्हीं में से जो रामलीला है, रासलीला, ये भी एक तरह से लोक नाट्य है जिनका आयोजन गांव में होता था। बात करें नाटक की, तो नाटक हम जिसे अंग्रेज़ी में हम प्ले या ड्रामा कहते हैं, वही हिंदी में नाटक कहा जाता है और इसका जो शब्द का उद्गम है वो नट से हुआ है। दरअसल ये नट जो होते हैं वो अभिनेता होते थे और ये अभिनेताओं के द्वारा यह उनके रंगशालाओं में या नाट्यशालाओं में, जिसको कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता था। रंगमंच को हम लोग थिएटर भी कहते हैं। तो थिएटर में ये जो नटों के द्वारा या अभिनेताओं के द्वारा आकृतियाँ, हाव भाव, अलग अलग वेशभूषाएँ और अलग अलग प्रकार के वचन आदि के द्वारा घटनाओं का जो प्रदर्शन किया जाता था, वह प्रदर्शन ही नाटक कहलाता है। घटनाओं का नटों द्वारा रंगशाला में विविध आकृतियों, हाव भावों, वेशभूषाओं और अलग अलग प्रकार के कथन शैलियों या वचन के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है वह नाटक कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखित गद्य या पद्य मिश्रित रचना को नाटक या रूपक कहा जाता है। बात करें हम, तो हमने जैसा कि पढ़ा था, काव्य के भेद में हमने पढ़ा है कि जो नाटक को भारतीय काव्य शास्त्र में
काव्य माना गया है। और भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है वो नाटक का मूल्यांकन वो करता है, नाटक पर आधारित है। तो नाटक को काव्य हमारे यहाँ माना जाता रहा है। काव्य के दो भेद माने गए हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। और दृश्य काव्य के फिर दो भेद होते हैं, एक रूपक, दूसरा उपरूपक। तो रूपक का ही एक भेद नाटक माना गया है। शास्त्रों की बात करें, परंपरा की बात करें तो अग्नि पुराण में दृश्य काव्य को प्रकीर्ण कहा गया है। आप लोग लिख सकते हैं अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। अग्नि पुराण में जो दृश्य काव्य है उसको प्रकीर्ण कहा गया है और उसके अनेक भेदों उपभेदों की उसमें निरूपण हुआ है। अब बात करें कि नाटक की उत्पत्ति समाज में किस प्रकार से होती है। तो मनुष्य में जन्मजात नाटक करने या अभिनय करने की प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति इसलिए होती है, उसके चार कारण माने गए, चार मनोवृत्तियां हैं जिसके कारण से नाटक की उत्पत्ति समाज में होती है। मनुष्य की चार प्रवृत्तियां वो हैं। नंबर 1, अनुकरण की प्रवृत्ति। मनुष्य अनुकरण करता है, देखी हुई सुनी हुई चीज़ों, घटनाओं, क्रिया व्यापारों का वो अनुकरण करता है। ये बच्चों में प्रवृत्ति बचपन से ही पाई जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, मिमिक्री करने की जो प्रवृत्ति है वो बचपन से ही पाई जाती है, सभी मनुष्य में जन्मजात होती है। हम दूसरों का प्रभाव लेकर के उसका अनुकरण करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसका प्रभाव हमारे बोलचाल पर और हमारे जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण ही नाटक की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरा एक कारण है कि पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मविस्तार की जो प्रवृत्ति होती है, हम आत्मविस्तार करते हैं। परिचय के द्वारा आत्मा का विस्तार होता है, अभिव्यक्ति होती है, वो भी एक प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात होती है। एक है जातीय समुदाय की शिक्षा की प्रवृत्ति। शिक्षा देने के लिए भी नाटक का उद्गम माना गया है। आज भी हम देखते हैं कि समुदायों में नुक्कड़ नाटकों के द्वारा बहुत सारी सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है। तो एक तरह से नाटक के द्वारा ये संभव होता है। फिर बात करते हैं आत्मा अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। हर व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो उस अभिव्यक्त करने के क्रम में वह नाटक करता है, वह ड्रामा करता है, वह कुछ कोई किरदार प्ले करता है। शेक्सपियर ने तो पूरे जीवन को ही एक रंगमंच कहा है। सारा जीवन एक रंगमंच है और हम विभिन्न प्रकार के पार्ट खेल रहे हैं, हम सब अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, ऐसा शेक्सपियर ने कहा है, जो कि अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े नाटककार हुए थे। तो इन मूल प्रवृत्तियों के कारण नाटक का उद्गम किसी भी समाज सभ्यता में होता है और ये मानव हृदय में सहज और स्वाभाविक रूप से ये प्रवृत्तियाँ विद्यमान होती है। इसलिए ऐसा कहना कि किसी भारत के अंदर किसी बाह्य प्रभाव से, जैसे पाश्चात्य प्रभाव से नाटक की उत्पत्ति हुई हो, ऐसा सही प्रतीत नहीं होता। नाटक के जो मूल कारण है वो मनुष्य की मनोवृत्तियों में होते हैं, जिसके कारण हर समाज में अलग अलग प्रकार के लोक नाट्य विकसित होते रहते हैं। विद्वानों की बात करें तो डॉक्टर रिजवे नामक विद्वान है, उनका ये मत है कि भारतीय नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ। जो मृत लोक देवता होते हैं, वीर होते हैं, वीर पूजा जो होती है, उनकी पूजा से उनके कृतित्व और जीवनी को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लोकनाट्य का जन्म हुआ। ये कथन या उनकी ये अवधारणा कुछ हद तक
सही भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोक देवता हैं उनकी फड़ें गाई जाती है, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में आम जनता को नाटक के द्वारा बताया जाता रहा है हमारे यहाँ। तो उस आधार पे उनका ये कथन है कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ। और डॉक्टर रिजवी ये मानते हैं कि प्रारंभिक काल में, सभ्यता के आरंभ में, भारतीय सभ्यता के आरंभ में मृत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए गीत नाटक आदि का आयोजन हुआ। जो मृत आत्माएं हैं उनकी प्रसन्नता के लिए गीत और नाटक आदि का आयोजन हुआ। गीतों का तो हम देखते हैं कि अभी भी हमने यहाँ पितरों के गीत गाए जाते हैं, गाँवों के अंदर पितरों के गीत है। तो वो मृत आत्माएं होते हैं हमारे पितर, उनकी प्रसन्नता के लिए हम पितरों के गीत महिलाएं गाती हैं, समय समय पर गाए जाते हैं। तो ये कुछ हद तक ये बात डॉक्टर रिजवी की सही भी है। फिर हम बात करें प्रोफेसर हिलेब्रा और प्रोफेसर कोने। उनका ये मत है कि जो भारतीय नाटक है उसका उदय लौकिक और सामाजिक उत्सव से हुआ है। लौकिक और सामाजिक उत्सव से मतलब है कि फसल के उत्सव है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो विवाह है, बच्चों का जन्म है, इस तरह के जो सामाजिक उत्सव होते हैं उस पर आधारित हुआ है। तो ये बात भी कुछ हद तक सही है। हम देखते हैं कि गाँव में तो हम देखते हैं कि महिलाएं अपने यहाँ शादी ब्याह में जब बारातें चली जाती है तो पीछे से बहुत सारे स्वांग करती हैं, बहुत सारी नकलें निकालती हैं। तो ये यद्यपि प्रहसन होते हैं, हंसाने के लिए, हंसी मजाक के लिए बहुत सारी नकलें महिलाएं करती हैं। अभी तक भी इनकी परंपरा कई गाँवों के अंदर है। तो ये बात भी कुछ हद तक सही प्रतीत होती है कि जो सामाजिक उत्सव होते हैं उनमें हंसाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, अपनी अभिव्यक्तियां देने के लिए ये नाटक का जो मूल है वह ऐसे स्वांगों, ऐसे नकलों में भी हो सकता है। इसके अलावा एक हैं डॉक्टर पिशेल। डॉक्टर पिशेल का ये मानना है कि जो भारतीय नाटक है उसका मूल लौकिक जो आधार है, लोक के अंदर जो उसका जो आधार है वो कठपुतलियों का नाच है। कठपुतलियों का जो नाच होता है गांव में, पहले, आजकल तो कम हो गई, अब तो जो लोक उत्सव होते हैं वहीं पर कठपुतलियाँ आयोजित की जाती है। बाकी पहले इनका प्रचार खूब होता था, गांव के अंदर कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले लोग आते थे, कठपुतलियों के माध्यम से कथाएं प्रस्तुत की जाती थी। तो डॉक्टर पिशेल कठपुतलियों के नाच को भारतीय नाटक का मूल मानते हैं। और इसके प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलते हैं। कठपुतलियों का जो प्रमाण है कि कठपुतलियों से भारतीय नाट्य का विकास हुआ, इसके प्रमाण किन किन ग्रंथों में मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में कठपुतलियों का प्रचार अवश्य था। इसके प्रमाण गुणाढ़ की बृहत् कथा, महाभारत एवं राजशेखर कृत बाल रामायण में मिलते हैं। लेकिन इसको पक्का तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि कठपुतलियों से ही नाटक का विकास हुआ है। इसके प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि कठपुतलियाँ, गुणाढ़ की बृहत् कथा में भी उसका जिक्र मिलता है, महाभारत और राजशेखर कृत जो बाल रामायण है उसमें भी कठपुतलियों का जिक्र मिलता है। गुणाढ़, आपको पता है कि इन्होंने बृहत् कथा लिखी थी। बृहत् कथा प्राकृत भाषा का बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत सारी कथाएं हैं उसमें, आख्यान है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये गुणाढ़ थे ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, संस्कृत के और प्राकृत के बहुत बड़े पंडित थे। लेकिन इन्होंने
अपना जो ग्रंथ है वो 85 भाषा में लिखा था, न तो प्राकृत में लिखा था और न ही संस्कृत भाषा में लिखा था। गुणाढ्य का प्रभाव संस्कृत के बहुत सारी कथाओं पर मिलता है। गुणाढ्य की जो मूल 85 भाषा में लिखी हुई जो कथा है, ग्रंथ है, उसका प्रभाव क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर, इन पर गुणाढ्य की जो ग्रंथ है 85 भाषा में लिखा हुआ, उसका प्रभाव मिलता है। अब इसकी एक अलग कहानी है कि गुणाढ्य को संस्कृत और प्राकृत का उत्कट विद्वान होने के बावजूद उनको 85 भाषा में अपना ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी एक कहानी है। ये कहानी हम फिर कभी किसी अन्य प्रसंग में सुनाएंगे। यहाँ हम ये बात करते हैं कि जो कठपुतलियाँ है वो एक महत्वपूर्ण आधार बनती है लोक भारतीय नाट्य के विकास का। बात को आगे बढ़ाएं तो भरत मुनि इस मामले में क्या मानते हैं कि भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो नाट्य से संबंधित बहुत प्राचीन ग्रंथ है हमारे भारतीय वाङ्मय में। तो भरत मुनि के अनुसार देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ लेकर, सामवेद से गान लेकर और यजुर्वेद से अभिनय और इसी तरह अथर्ववेद से रस लेकर 5वें वेद के रूप में नाटक की रचना की थी। नाटक को 5वां वेद कहा गया है और इसका पाठ ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से इसमें जो गान होता है वो लिया गया है और यजुर्वेद से अभिनय का जो भाग है वो लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है और इन सबको मिलाकर 5वें वेद के रूप में नाटक की रचना की गई है। भरत मुनि के अनुसार इसके लिए शिव ने तांडव नृत्य, जो पुरुषों का नृत्य होता है, देखिए आप, खास बात यह है कि तांडव नृत्य पुरुषों का नृत्य होता है और उसमें उछल कूद ज़्यादा होती है। उछल कूद, उत्साह भाव ज़्यादा रहता है, पौरुष ज़्यादा रहता है तांडव नृत्य में। और पार्वती जी का जो लास्य नृत्य है वो महिलाओं का नृत्य है, उसमें रस अधिक रहता है, भाव और ताल से युक्त होता है, श्रृंगार की कोमल भावनाएं उसके द्वारा अभिव्यक्त की जाती हैं। उन कोमल भावनाओं को उद्दीप्त लास्य नृत्य द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों जो नृत्य हैं वो शिवजी ने नाटक को दिए। शिवजी ने तांडव नृत्य दिया और पार्वती जी ने लास्य नृत्य नाटक को प्रदान किया और इन सबके मिलने से नाटक का उद्गम हुआ। ये एक विशुद्ध कल्पना पर आधारित प्रसंग है भरत मुनि वाला, लेकिन इससे एक बात तो हमें पता चलती है कि नाटक की उत्पत्ति वेदों की रचना के बाद हुई और नाटक के जो विभिन्न तत्व है वो चारों वेदों में भी विद्यमान है। इस बात का भी हमें इस प्रसंग से, इस काल्पनिक प्रसंग से पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि जो भारत में नाटक कला का उदय उत्तर वैदिक युग से पूर्व हो गया था, ये भी हमें इस बात से, इस प्रसंग से पता चलता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो आया है गान और नृत्य, तो हम देखते हैं कि जो भारतीय नाटक है या भारतीय रंगमंच है या भारतीय सिनेमा है, उसकी एक बड़ी विशेषता है नृत्य और गायन, जो कि आपको पाश्चात्य सिनेमा में नहीं मिलेगी। हमारी फिल्मों में भी हम देखते हैं कि गीत संगीत ज़्यादा होता है, नृत्य ज़्यादा होता है बजाय के पाश्चात्य सिनेमा के। तो ये तत्व हमारे यहाँ शुरू से ही रहे हैं।
अब कुछ विद्वानों की हम बात करें तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय नाटक है वो यूनानी नाट्य कला की देन है। उनके मत के अनुसार भारत में नाट्य कला का विकास भारत पर यूनानियों के आक्रमण के अनंतर हुआ। ऐसे विद्वान यूनानी प्रभाव का जो प्रमाण है वो यवनिका शब्द को मानते हैं, लेकिन इस मत का खंडन भारतीय विद्वानों द्वारा किया जा चुका है। ये जो यवनिका यानी पर्दा जो होता है, पर्दा गिरना, पर्दा उठना जो नाटक में होता है, पर्दे का गिरना, दृश्य बदलना, अंक बदलना, ये जो दृश्य बदलते समय जो पर्दा गिरता है, यवनिका गिरती है, वो यवनिका यूनानी भाषा का शब्द है, यवनों से वो शब्द आया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वान कहते हैं कि नाट्य का जो विकास हुआ है भारत में वो यूनानी प्रभाव से हुआ है। जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ, ईसा पूर्व आक्रमण हुआ और फिर अनवरत कई वर्षों तक यूनानी प्रभाव में भारत रहा। यहाँ पर बहुत सारी कलाओं पर यूनान का प्रभाव पड़ा। और आपको पता है कि यूनान जो देश है वो प्राचीन काल से ही अपनी सभ्यता, शिल्पकला, साहित्य, दर्शन आदि के लिए प्रसिद्ध था। बड़े बड़े दार्शनिक वहाँ हुए, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात, और बहुत ही कलाओं का विकास वहाँ पर हुआ। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब सिकंदर के साथ यूनान की ये कलाएं भारत आई तो उनका प्रभाव कुछ न कुछ भारतीय कलाओं का प्रभाव यूनानी कलाओं पे पड़ा होगा और यूनानी कलाओं का भी प्रभाव भारतीय कला पे पड़ा होगा। जैसे कि हम कहते हैं गांधार शैली जो है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां बनी रहती है गांधार शैली में, उस पे भी यूनान का प्रभाव माना जाता है कि बुद्ध के जो बाल, उसमें घुंघराले बाल बुद्ध के मिलते हैं, तो उस पे भी यूनान का प्रभाव ही माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ विद्वान जो यवनिका शब्द का प्रमाण देकर के कहते हैं कि भारतीय नाटक पर यूनान का प्रभाव था। यद्यपि भारतीय विद्वानों ने उनके इस मत को मानने से अपनी असहमति दर्ज कराई और उन भारतीय विद्वानों का यह मानना है कि भारतीय नाटकों की प्रकृति और भारतीय नाटकों के स्वरूप में यूनानी नाटकों से बहुत गहरा अंतर मिलता है। हमारे यहाँ नाटक अंकों में विभाजित होते हैं, जबकि यूनानी नाटकों में अंक नहीं होते। वहाँ केवल दृश्यों में अंतर लाने के लिए सम्मिलित गान या कोरस का आयोजन कर दिया जाता है। समूह गान, जिसको कोरस कहा जाता है, उसका आयोजन कर दिया जाता है। और भारत में नाटकों का प्रचलन भारत यूनानी संपर्क से भी बहुत पहले हो चुका था। इस बात का प्रमाण पाणिनि की व्याकरण, विनय पिटक जो कि पाली भाषा का ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत का ग्रंथ है, हरिवंश पुराण आदि में मिलते हैं। इसके अलावा जो भरत का नाट्य सूत्र है, जिसका रचनाकाल 150 ईसा पूर्व है, में जैसा नाटक का सूक्ष्म विवेचन हुआ है, नाट्य सूत्र में नाटक का, रस का, अभिनय का जैसा सूक्ष्म विवेचन हुआ है, उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि भारत में नाट्य कला की एक सुदीर्घ परंपरा कई शताब्दियों से मौजूद रही होगी। यह हमें नाट्य सूत्र से इस बात की पुष्टि हो जाती है। अब बात करें कि भारतीय परंपरा का पहला नाटक कौन सा है, तो भारत में उपलब्ध प्राचीन नाट्य साहित्य में महाकवि भास, जिनका समय पहली सदी ईसा पूर्व माना जाता है, उनकी रचनाएं जैसे प्रतिमा, पंचरात्र, स्वप्नवासवदत्ता उपलब्ध हैं। ये सबसे पुराने नाटक भारतीय नाटक परंपरा में माने जाते हैं। प्रतिमा, पंचरात्र और स्वप्नवासवदत्ता, जो कि महाकवि भास
के द्वारा रचित है। अब संस्कृत नाटक में भास के बाद बहुत महान नाटककार हुए, जैसे भारत का शेक्सपियर जिनको कहा जाता है, कालिदास वो हुए, शूद्रक हुए जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखा, बहुभूति हुए उत्तर रामचरितम, हर्षवर्धन हुए, भट्ट नारायण हुए, विशाख दत्त हुए। ऐसे अनेक उत्कृष्ट कृतियों के रचनाकार भारत में हुए। संस्कृत के नाटक साहित्य में हम एक विशेषता यह देखते हैं कि उसमें बुद्धि और भावना का एकांत संयोग मिलता है। संस्कृत नाटक में अनुभूतियों की विविधता मिलती है और गंभीरता, अनुभूतियों की जो गंभीरता है उसका असाधारण कुशलता और स्वाभाविक शैली में चित्रण उन नाटकों में हुआ है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि संस्कृत की जो इतनी उत्कृष्ट नाट्य परंपरा थी, जो काफ़ी चरम पे पहुंच चुकी थी, उसका विकास परवर्ती भाषाओं में जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है आदि में समुचित रूप से नहीं हो सका। बात प्राकृत की करें तो प्राकृत में नाटक का एक विशेष रूप सट्टक प्रचलित था, जो नाटक का एक विशेष रूप माना जाता है, सट्टक। और प्राकृत में लिखे हुए सट्टकों में प्रमुख हैं कपूर मंजरी, रंभा मंजरी, चंद्रलेखा, श्रृंगार मंजरी, आनंद सुंदरी। ये सट्टक प्राकृत भाषा में लिखे हैं, इनका अभिनय होता था। हमारे यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय राजवंश थे, उन्होंने रंगशालाओं का खूब निर्माण करवाया था और मंदिरों में भी कई प्रकार के धार्मिक नाट्यों का आयोजन होता था। आगे चलकर अपभ्रंश में नाटक की परंपरा एक बार विलुप्त सी हो गई। राशक काव्य के रूप में अवश्य अपभ्रंश में कई सौ रचनाएं मिलती है, किंतु उनमें नाटकीय तत्वों का प्रायः अभाव होता है। फिर भी नाट्य दर्पण, भाव प्रकाश व साहित्य दर्पण जैसे जो ग्रंथ हैं, उनमें रासक के लक्षणों का निरूपण नाटक के रूप में हुआ है। नाट्य दर्पण, भाव प्रकाश और साहित्य दर्पण, ये जो ग्रंथ है उनमें रासक को नाटक कहा गया है। तो हमने देखा कि प्राकृत में नाटक को सट्टक के रूप में वर्णन मिलता है और उसी तरह से अपभ्रंश में नाटक का वर्णन रासक के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कहीं ना कहीं हिंदी को जो एक परंपरा के रूप में नाटक मिला, उस पर संस्कृत का प्रभाव सबसे ज़्यादा है और फिर प्राकृत और अपभ्रंश के जो नाटक है उनका भी हिंदी पर प्रभाव पड़ा है। आज के लिए इतना ही। कल हम हिंदी नाट्य साहित्य पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।